Hello student, welcome back to your most lovable YouTube channel. The name is Knowledge Power Plus. चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपका आज का अपना लेक्चर। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया है अभी तक। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया क्या क्या बताया, एक बार मैं रिकैप दे दे रहा हूँ। मैंने आपको पढ़ाया व्हाट इज मैटर। मैटर के बाद फिर मैंने आपको पढ़ाया व्हाट इज एटम। एटम के बाद हमने स्टडी की एटम रिप्रेजेंटेशन, एटम रिप्रेजेंटेशन। देन हमने डिस्कस किया अपना प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल स्टडी की। हमने स्टडी की व्हाट इज मॉलिक्यूल, हमने मॉलिक्यूल भी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज आयंस, आयंस क्या होते हैं हमने ये भी डिस्कस किया है। और हमने डिस्कस किया है एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी। और एटॉमिसिटी के साथ हमने एक जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था जिसमें हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, वो था हमारे पास फाइंडिंग नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन अ स्पीसी, पार्टिकल्स इन ए स्पीसी। तो कुल मिला के हमने कितने टॉपिक डिस्कस किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक हमने डिस्कस किए थे अपने लेक्चर नंबर 1 के अंदर। तो अब जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है वो लेक्चर नंबर 1 पे जाएंगे, लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। तो ये है हमारे पास रिकैप वाला पार्ट। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का टॉपिक। तो दिस इज लेक्चर नंबर 2। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 में मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले द क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। तो हम बात करते हैं, अगर हम मैटर की बात करेंगे तो मैटर को बेटा हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाइड करा है। एक है हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक है हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके, एक मिनट रुको, आई थिंक हाँ। तो एक क्लासिफिकेशन है हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड टाइप इज केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। अब जो मैटर का हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन किया है, इट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट। फिजिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर की फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हमने मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन किया है, जिसमें नंबर 1 पे आते हैं मैटर का हमने क्लासिफिकेशन किया है सॉलिड, फिर हमने क्लासिफिकेशन किया है लिक्विड और देन थर्ड टाइप इज गैस। ओके, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या करा? बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आपको यहाँ पे क्या समझना है कि ये आपके पास जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, ये हमारे पास क्या है? सेपरेट यूनिट है। इनकी हमें क्या करनी है? हमारे पास इंडिविजुअल चैप्टर है, हम इनकी पूरी पूरी यूनिट्स है हमारे पास, जिनकी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे। अभी हम ये डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है। इसके अलावा मैं दो और स्टेट लिखवा देता हूँ, एक है प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टेट, और दूसरा है हमारे पास बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। एनसीईआरटी अगर आपने स्टडी की होगी तो एनसीईआरटी में एक छोटे से खोखे में बना के दिया है इन्होंने कि प्लाज्मा भी एक स्टेट होती है मैटर की, और साथ में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी होती है। पर अगर हम बात करते हैं आईआईटी जेईई और नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास सिर्फ यही तीन फिजिकल स्टेट है जो हमें स्टडी करनी है। इनके लिए मैं फिर से बता देता हूँ, हमारे पास एक सेपरेट चैप्टर है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर अब हमारा क्वेश्चन होता है कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हमारा, आज और आज के बाद जितने भी नेक्स्ट लेक्चर रहेंगे उसमें हमारा पूरा का पूरा फोकस होने वाला है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे। तो बेस्ड ऑन द केमिकल क्लासिफिकेशन वी क्लासिफाई द मैटर इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट वन इज द प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, एंड सेकेंड वन इज अ मिक्सचर, सेकेंड वन इज ए मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा? अभी आप छोटा सा हिंट में समझ लो प्योर सब्सटेंस क्या होंगे। अगर आप देखोगे मैटर, आप कोई भी मैटर लाओगे, उस मैटर के अंदर अगर आप देखोगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं, अगर वो सब हमारे कैसे हैं? सेम, तो हम उसको बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस के अंदर हमें क्या स्टडी करनी है, इसको एक एग्जांपल से समझो। मैं यहीं पे एक बनाता हूं। सपोज करो
ये मैंने एक गिलास बना दिया, ये हमारे पास क्या है, गिलास, और इस गिलास के अंदर क्या है, वाटर है। तो गिलास के अंदर क्या है, वाटर। तो वाटर मतलब अगर आप बेसिकली क्या हो गया, मैटर हो गया। वाटर कैसे मैटर हो गया, क्योंकि वाटर ने क्या करा है, एक स्पेस को ऑक्यूपाई करा, इसके पास मास भी है। अगर आप इसमें हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सपोज करो ये क्या बनाया मैंने इसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। अगर आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल को देखोगे तो प्योर सब्सटेंस के अंदर ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आर द सेम। ओके, इसके एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे वाटर, वाटर ग्लास के अंदर वाटर है, वाटर का आप हर एक मॉलिक्यूल देखोगे तो हर एक मॉलिक्यूल क्या होगा, H2O का ही होगा। तो फिर से आप यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखवा देता हूं, प्योर सब्सटेंस क्या होंगे, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर सेम। अब प्योर सब्सटेंस को बेटा हमने दो कैटेगरी में फर्दर सब डिवाइड करा है। कौन कौन सी कैटेगरी है, एक है हमारे पास, फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स एंड सेकंड वन इज कंपाउंड। तो प्योर सब्सटेंस दो टाइप के हो गए, एक एलिमेंट्स हो गए और एक कंपाउंड हो गए। अब आ जाओ मिक्सचर पे। मिक्सचर में क्या होगा, मिक्सचर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सचर क्या होगा, कॉम्बिनेशन है प्योर सब्सटेंस का। अगर मिक्सचर में एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस है, इट मींस व्हाट, कि मिक्सचर मिक्सचर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अगर आप इसके एक एग्जांपल लेके समझाना चाहूं मैं आपको मिक्सचर का, तो आप इसका एक एग्जांपल समझो, मिल्क। तो मिल्क हमारे पास क्या होता है, मिल्क हमारे पास होता है मिक्सचर। मिल्क के अंदर क्या है, वाटर होता है, फैट होता है, मींस एक से ज्यादा, एक से ज्यादा क्या है, प्योर सब्सटेंसेस हैं, या फिर आप बोल सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं वो कैसे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। अब मिक्सचर भी हमारे पास दो टाइप के मिक्सचर होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास होमोजीनियस, होमोजीनियस, और सेकेंड हमारे पास होता है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, वो लेक्चर नंबर 2 हमारा किस चीज पे बेस्ड है, वो लेक्चर नंबर 2 हमारा पूरा का पूरा बेस्ड होगा एलिमेंट्स पे और कंपाउंड पे। एलिमेंट्स बोले तो प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड बोले तो कंपाउंड भी हमारा प्योर सब्सटेंस है। इसका मतलब एलिमेंट के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जो होंगे वो सेम होंगे, और कंपाउंड के अंदर भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हमारे कैसे होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। ठीक है, चलो फटाफट अब हम मूव करते हैं एलिमेंट। तो अगर हम एलिमेंट की बात करेंगे तो एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, सबसे पहली चीज, एलिमेंट्स किसके अंदर आ रहे हैं, प्योर सब्सटेंस के अंदर। तो पहली डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस। जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट्स हमारे कैसे हैं, प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, अगर अभी तक देखे जाए, अभी तक जो भी हमारे पास नोन एलिमेंट्स है टिल नाउ, अभी तक हमने कितने एलिमेंट डिस्कवर किए हैं, 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड टिल नाउ। 118 elements are discovered टिल नाउ। अभी तक हमने 118 एलिमेंट की डिस्कवरी कर चुके हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्स के अंदर आपको एक चीज समझना है कि एलिमेंट्स के अंदर हम सिर्फ सेम टाइप का एटम यूज करते हैं। एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स हमारे कैसे होंगे, सेम टाइप के एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड by same type of सेम टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स होंगे वो कैसे होंगे, सेम होने वाले। ठीक है, अब एलिमेंट्स को आप पहचानोगे कैसे, कि एलिमेंट्स में कुछ नाम बताता हूं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है, लिथियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या है हमारे पास एलिमेंट्स है। अब इन एलिमेंट्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, एलिमेंट्स को आप आइडेंटिफाई करते हो विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर। तो फोर्थ पॉइंट हमारा हो जाएगा, एलिमेंट्स आर characterized elements are characterized by their atomic number, their atomic नंबर। तो एलिमेंट्स क्या होंगे, उनको आप कैरेक्टराइज कैसे करेंगे, उनके एटॉमिक नंबर से। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, एलिमेंट्स हो गया हमारे पास हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। लास्ट क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्स हमारा कौन सा है, कार्बन। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। ये भी क्या एक एलिमेंट है। तो आपने कैसे करा,
हाइड्रोजन और कार्बन को आपने कैरेक्टराइज कैसे करा, आपने डिफरेंशिएट कैसे करा, विद द हेल्प ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अगर आप बात करते हो ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के लिए हमारे पास क्या है, एक डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, दैट इज 8। तो हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैसा होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। सभी यहाँ पे एक लाइन लिखी है मैंने कि एलिमेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एटॉमिक नंबर। अब बेटा अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे दो फॉर्म्स में मिलते हैं। एलिमेंट्स हमारे एटॉमिक फॉर्म में भी अवेलेबल है, एलिमेंट्स हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्म्स में भी अवेलेबल है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे स्टार लगा लीजिए, ये बहुत यूज होने वाला है। एलिमेंट्स आर फाउंड इन एटॉमिक फॉर्म एंड मॉलिक्यूलर फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो बेटा जो हमारे जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट हमारे एटॉमिक फॉर्म में भी हैं और अवेलेबल है, और एलिमेंट्स हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी अवेलेबल है। दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहीं पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर मैं बात करता हूं किसकी बेटा, कार्बन की, तो कार्बन क्या होता है 6C12। तो कार्बन, अब बेटा देखो कार्बन क्या है, एलिमेंट है। आपने कैसे पहचाना, अगर मैं आपको एक पेपर देता हूं, उस पेपर के ऊपर मैंने कार्बन आपको दे दिया, कुछ ग्राम मैंने आपको क्या दिया, कार्बन दिया, तो आप क्या करोगे, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल को चेक करोगे। तो आपके पास जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे वो सब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे होंगे, सेम होंगे। जब कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल सेम हो गए तो आपने क्या बोला कि भाई ये तो हमारा एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन ही क्या है कि ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आर सेम। फिर आपने चेक करा कि अब जो हमारे पास प्योर सब्सटेंस है, इसमें एक ही टाइप के एटम है या एक से ज्यादा टाइप के एटम है, ठीक है। फिर आप अगर कार्बन की बात करोगे तो कार्बन में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे वो सब कार्बन के होंगे। इसका मतलब जो आपने एलिमेंट की डेफिनेशन लिखी है कि एलिमेंट्स आर फॉर्म बाय द सेम टाइप ऑफ एटम, अगर यहाँ पे सब एटम कार्बन के ही हैं तो आप बोलोगे अब ये क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस हमारा, अब ये प्योर सब्सटेंस हो गया हमारा एलिमेंट। फिर अब आप चेक करोगे, एलिमेंट तो हमारा दो फॉर्म में आता है, कौन कौन सी फॉर्म में अवेलेबल है, एटॉमिक फॉर्म में भी अवेलेबल है और मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी अवेलेबल है। फिर आपने देखा कि जो भी आपको जो आपको जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल मिला है वो क्या है, सी का है, मतलब कार्बन का है। इसका मतलब इस केस में एलिमेंट हमारा किस फॉर्म में अवेलेबल है, इस केस में एलिमेंट हमारा एटॉमिक फॉर्म में अवेलेबल है। यही अगर मैं आपको एक गैस दे दूं, सपोज कीजिए मैंने आपको गैस दी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है बेटा, हाइड्रोजन गैस होती है H2, ठीक है। मैंने क्या दिया आपको, एक कंटेनर दिया, क्लोज कंटेनर, इस क्लोज कंटेनर के अंदर मैंने आपको दे दी हाइड्रोजन गैस। मैंने कहा बताओ कि हाइड्रोजन गैस प्योर सब्सटेंस है कि नहीं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अगर ये प्योर सब्सटेंस है तो क्या एलिमेंट है कि कंपाउंड है, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 2। और अगर ये एलिमेंट है तो एटॉमिक फॉर्म में कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 3। तो आप कैसे चेक करोगे बेटा, आपने देखा इसमें जो हाइड्रोजन गैस थी इस कंटेनर के अंदर, हर एक पार्टिकल जो था वो हर एक पार्टिकल H2 था। पार्टिकल का मतलब हर एक मॉलिक्यूल जो आपको मिला वो किसका मिला, H2 का मिला। तो आपने देखा कि अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कैसे होंगे, सेम, इसका मतलब आप उसे क्या बोलोगे, एलिमेंट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या बन गई, एलिमेंट, ठीक है, ये क्या बन गई हमारी एलिमेंट, ओके। अब हाइड्रोजन हमारी एलिमेंट है क्योंकि सभी पार्टिकल हाइड्रोजन के हैं। साथ में H2 की बात करोगे तो बेटा H2 में सिर्फ एक ही टाइप के एटम अवेलेबल है, कौन सा एटम अवेलेबल है, H एटम अवेलेबल है। समझ में आ गया, इसलिए हमने क्या बोला, इसको एलिमेंट बोला। अब देखो यहाँ आप H2 की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, H2 की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका जो एलिमेंट है वो एलिमेंट किस फॉर्म में अवेलेबल है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में अवेलेबल, किस फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एलिमेंट हमारा एटॉमिक फॉर्म में है कि एलिमेंट हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अभी मैं कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा, उस प्रैक्टिस से क्या होने वाला है, आपको क्लियर होने वाला है। अब जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो नेचर में अवेलेबल होती है वो H2 की फॉर्म में अवेलेबल होती है। मैंने ये लिखा हुआ है, एक टेबल बना के दी है मैंने आपको, कुछ आप एलिमेंट्स दिए हैं। दूसरा, एलिमेंट्स की जो अपीयरेंस है नेचर में वो आपको बतानी है। आइडेंटिफाई करोगे जब अपीयरेंस एलिमेंट की नेचर में, उसके बाद बताना है कि वो एलिमेंट हमारा ए माने एटॉमिक फॉर्म में है या फिर वो हमारा, यहाँ पे बेटा एम कर लो, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्म, कि एटॉमिक फॉर्म में अवेलेबल है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अब हम हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन जो एलिमेंट होता है वो नेचर में हमें H2 की फॉर्म में मिलता है,
ठीक है। नेचर में जो उसकी अपीयरेंस है वो अपीयरेंस कैसी है, H2 की अपीयरेंस है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन एलिमेंट है वो हमें किस फॉर्म में मिलेगा, वो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्यों मिल रहा है बेटा, क्योंकि H2 क्या है, मॉलिक्यूल। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एटम अवेलेबल होते हैं। ये भी मैंने बताया कि मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा सेम टाइप के एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के एटम भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी इनर गैस की। तो इनर गैस हमारे पास कौन कौन सी होती है, हीलियम हो गई, नियॉन हो गई, आर्गन हो गई, क्रिप्टन हो गई, जेनन हो गई, रिडन हो गई। तो ये सब जो है गैसेस है उन्हें हम बोलते हैं अपनी इनर्ट गैसेस। अब इनर्ट गैसेस क्या होती है, उनका नाम ही इनर्ट क्यों पड़ा, क्योंकि वो क्या होती है, वो कभी भी कंबाइंड नहीं होती हैं। इनर्ट गैसेस जो होती हैं वो कंबाइंड नहीं होती, क्योंकि वो क्या है, स्टेबल है। स्टेबल क्यों है, आगे जाके आप पढ़ोगे। हीलियम को छोड़ के बाकी नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन की बात करूंगा तो इनका जो ऑक्टेट होता है वो ऑक्टेट कैसा होता है, कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब क्या है बेटा, जो लास्ट शेल होता है जिसको हम बैलेंस शेल भी बोलते हैं। अभी मैं सिर्फ आगे की चीजें बता रहा हूँ, अभी सिर्फ आप सुन लो, आगे मैं इसे डिटेल से पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब ये होता है कि जो हमारा बैलेंस शेल होता है उस बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इनका क्या होता है, बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो हमारी जितनी भी इनर्ट गैसेस है वो किस फॉर्म में अवेलेबल है, वो हमारी एटॉमिक फॉर्म में अवेलेबल है। मतलब ए लिख सकता हूँ, मॉलिक्यूलर के लिए मैं एम लिख सकता हूँ। अब देखो कार्बन, कार्बन का जो नेचर में अपेयरेंस है वो है सी। इस मींस कार्बन भी हमारा किस फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का जो नेचर में अपेयरेंस है दैट इज N2 की फॉर्म में मिलता है। जैसे ही N2 की फॉर्म में गया वैसे हमने बोला कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलेगी, हमें मिलेगी मॉलिक्यूल की फॉर्म में। ऑक्सीजन, एलिमेंट का नाम है ऑक्सीजन, पर नेचर में जो ऑक्सीजन है वो हमें किस अपीयरेंस क्या मिलती है, उसकी O2 मिलती है। अगेन ऑक्सीजन भी हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हेलोजेंस की। तो हेलोजेंस हमारे क्या होते हैं, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम हेलोजन बोलते हैं। जैसे कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हो जितने भी हेलोजेंस हैं वो नेचर में हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्म में अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, सल्फर की बात करता हूँ, तो सल्फर का जो नेचर में अपेयरेंस होता है वो होता है S8। इसको हम बोलते हैं क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग में मैं आपको डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ मैं ये सब चीजें, अभी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अगर आप नोट नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, याद रखो। सल्फर जो होता है नेचर में जो अपीयरेंस होता है उसका होता है S8 की फॉर्म में। ठीक है, एक बार अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो देख लो आप, ये स्ट्रक्चर इसका सल्फर का होता है। ये हो गया हमारे पास सल्फर का स्ट्रक्चर। तो आप देखो बेटा, अगर आप सल्फर एलिमेंट काउंट करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसलिए हमने बोला है कि जो एटॉमिसिटी होती है सल्फर की वो कितनी होती है, एसिड होती है। तो क्राउन, ये आपको दिख रहा होगा ना, एक क्राउन बन गया, एक राजा है, राजा के ऊपर का, सिर के ऊपर क्या है, क्राउन है। इसलिए सल्फर का जो नेचर में अपेयरेंस होता है वो एसिड की फॉर्म में होता है, जिसको हम बोलते हैं क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। तो अगेन आप देख सकते हो ये क्या एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगर हम फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस का जो नेचर में अपेयरेंस है दैट इज P4। अगेन आपने देखा किस फॉर्म में आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। M स्टैंड फॉर मॉलिक्यूलर। अब हम बात करते हैं मेटल की। अगर आप मेटल्स की बात करोगे तो मेटल्स में अगर आप देखोगे ऑल मेटल्स, किसकी बात हो रही है, ऑल मेटल्स की बात हो रही है। ठीक है, साथ में आप यहाँ रखो मरकरी की बात हो रही है। मरकरी भी मेटल होती है, तो इसको हम बोलते हैं लिक्विड मेटल। मरकरी की जो फिजिकल स्टेट होती है, मरकरी की फिजिकल स्टेट कैसी होती है, लिक्विड होती है। तो मरकरी भी हमारे लिए क्या, एक मेटल है। तो जितनी भी मेटल्स हैं इंक्लूडिंग मरकरी जो कि लिक्विड फिजिकल स्टेट में अवेलेबल है, ये सब भी किस फॉर्म में मिलेंगे, ये हमें मिलेंगे एटॉमिक फॉर्म। तो एक बार मैं इनको कंप्लीट कर देता हूं, दैट इज एटॉमिक, ये हो गया मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर ये हो गया एटॉमिक। तो बेटा अभी एक बार रिवीजन वाले पार्ट पे चलो, लास्ट स्लाइड पे मैं चलता हूं। मैंने क्या बोला, एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो एलिमेंट्स हमारा प्योर सब्सटेंस है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभी तक हमने कितने एलिमेंट डिस्कवर करे, 118 एलिमेंट अभी तक हमने डिस्कवर किए हैं। फिर हमने देखा है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स में सेम टाइप के एटम मिलने हैं। ठीक है, सेम टाइप के एटम्स हमें मिलेंगे। फिर हमने बोला कि एलिमेंट्स जो होते हैं उनको आप कैरेक्टराइज कैसे करोगे, बाय देयर एटॉमिक नंबर से कैरेक्टराइज करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एलिमेंट इज अवेलेबल इन मॉलिक्यूलर फॉर्म एज वेल एज इन द एटॉमिक फॉर्म। एलिमेंट हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी मिलता है और एटॉमिक फॉर्म में भी मिलता है। तो आप यहाँ देख सकते हो बेटा,
अगर आप हाइड्रोजन की बात करो, नाइट्रोजन की बात करो, ऑक्सीजन की बात करो, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है। तो ये आप कोई भी एलिमेंट देखोगे सिर्फ एक ही टाइप का आइटम है। कैसे देखो, H2 सिर्फ एक ही टाइप का आइटम है, दैट इज हाइड्रोजन एटम। नाइट्रोजन N2, N2 में सिर्फ एक ही टाइप का आइटम है, दैट इज नाइट्रोजन एटम। तो एलिमेंट्स के अंदर सेम टाइप के आइटम मिलेंगे, पर एलिमेंट्स हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकता है और हमारा एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करने वाले हैं किसके बाद, कंपाउंड के बाद। अब आप कंपाउंड में हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, कंपाउंड हमारा क्या है, प्योर सब्सटेंस है। तो कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। तो जो हमारे कंपाउंड है वो भी क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। अब कंपाउंड बनेगा कैसे, कंपाउंड हमारा फॉर्म कैसे होगा, जब एक से अधिक एलिमेंट्स कंबाइंड होंगे तब हमारा क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स combined in a fixed ratio, ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिखेंगे फिक्स रेशियो के ब्रैकेट में, बाय मास, इन अ फिक्स रेशियो बाय मास कंपाउंड्स आर फॉर्म। कंपाउंड हमारे कब बनेंगे, जब क्या होगा बेटा, दो या दो से अधिक एलिमेंट जब कंबाइंड होंगे। तो और कैसे कंबाइंड होंगे, फिक्स रेशियो में कंबाइंड होंगे, और वो फिक्स रेशियो भी क्या होगा, उनके मास होगा। तो हम क्या होगा, कंपाउंड हमारे फॉर्म होते हैं। कंपाउंड के अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, कंपाउंड के एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। तो कंपाउंड के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, वाटर, H2O हो गया ना, तो क्या होता है, वाटर हो गया, ये हो गया हमारे पास वाटर। वाटर क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अमोनिया गैस। अमोनिया गैस, ये भी क्या होगा हमारे पास, कंपाउंड होगा। अमोनिया गैस NH3 होता है, केमिकल रिप्रेजेंटेशन। बेटा देखो, आपने देखा होगा जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइंड होते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या बनता है, वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। अब मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ, वाटर फॉर्म होगा। तो मैंने क्या बोला, जो वाटर है, वाटर क्या है हमारे पास, कंपाउंड। कंपाउंड की डेफिनेशन मैंने क्या बताई है, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स रेशो। आप यहां देख सकते हो, आप जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को कंबाइन करते हो इन ए फिक्स रेशो, तो हमारा क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। वाटर कंपाउंड है, तो वाटर कंपाउंड बना किससे है, एलिमेंट से मिलके बना है। देखो यहाँ पे वाटर के लिए आप अगर बात करोगे हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस की मैं बात करूंगा, तो हाइड्रोजन गैस भी हमारा क्या है, एलिमेंट है। और अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीजन गैस की, तो ऑक्सीजन गैस भी क्या है, एलिमेंट। तो आप यहां देख सकते हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर आप रेशियो निकालोगे, दैट इज 2:1। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में कंबाइंड होगी, तब जाके वाटर का फॉर्म होगा। तो वाटर तो हो गया हमारे लिए कंपाउंड। तो हमेशा कंपाउंड बनाने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होती है, एलिमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, अगर मैं आपसे पूछूं क्या कंपाउंड में भी सेम टाइप के एटम प्रेजेंट होते हैं ना, व्हाट इज द आंसर, आंसर इज बिग नो। अगर आप यहाँ देखो, H2O क्या है, कंपाउंड है, पर इसके अंदर अगर हम देखें एटम्स, कौन कौन से एटम्स, एटम्स का अगर मैं टाइप देखूं, एटम टाइप, तो एटम टाइप आपको दिख रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपको जो एटम का टाइप दिख रहा है वो एटम कौन कौन सा हो गया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बेटा कंपाउंड की अगर मैं बात करूंगा, तो कंपाउंड में क्या होते हैं हमारे पास, डिफरेंट टाइप के एटम अवेलेबल होते हैं। तो यहां से आप, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको स्लाइड कर लेता हूं। एक और एग्जांपल से समझेंगे तो हमारे लिए समझना आसान है। उड़ गया, सब कुछ उड़ गया, जो भी बताया सब उड़ गया। अब बेटा देखो, अमोनिया की बात करते हैं हम, ठीक है। अमोनिया की अगर हम एक दूसरा एग्जांपल लेके आपको समझाएं, अमोनिया गैस कैसे फॉर्म होगी, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस के कॉम्बिनेशन से। तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस की फिजिकल स्टेट, हाइड्रोजन की फिजिकल स्टेट, और हमारे पास क्या बना, अमोनिया बना, ठीक है। और अब मैं इसकी क्या कर देता हूँ, बैलेंसिंग कर देता हूँ। तो बैलेंसिंग के लिए हमने ये यूज करा, आप देख सकते हो।
अमोनिया गैस क्या है हमारे पास? कंपाउंड। अमोनिया गैस हमारे लिए क्या है? कंपाउंड। ठीक है। और ये कंपाउंड कैसे है आप देख सकते हैं। इसके अंदर इस अमोनिया गैस को बनाने के लिए आपने क्या यूज करें? एलिमेंट्स यूज करें। तो नाइट्रोजन गैस भी क्या है? एलिमेंट। नाइट्रोजन गैस हमारी क्या है? एलिमेंट। और हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन भी हमारे लिए क्या है? एलिमेंट है। क्लियर है? तो जब भी कंपाउंड बनेगा तो क्या होगा? एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा। दूसरा, कंपाउंड में आपको डिफरेंट टाइप के क्या मिलेंगे? आपको डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलने वाले हैं। अगर आप अमोनिया की बात करोगे, मैं यहाँ पे पूछूंगा आपसे टाइप्स ऑफ एटम। ठीक है। कौन कौन से टाइप के एटम अवेलेबल है? तो आप बोलोगे नाइट्रोजन के एटम अवेलेबल है अमोनिया गैस में, और हाइड्रोजन के एटम भी अवेलेबल है। पर यही चीज अगर मैं आपसे पूछूं एलिमेंट में, कि एलिमेंट में टाइप ऑफ एटम, तो सिर्फ आपको देखो नाइट्रोजन गैस के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन के एटम अवेलेबल है। हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन के ही एटम क्या है? हमारे अवेलेबल है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास कंपाउंड। ये क्या है? हमारे पास कंपाउंड की बात होगी। तो कुछ एग्जांपल लेके हम चलते हैं यहाँ पे, इसको उड़ा देते हैं फटाफट। कुछ एग्जांपल लेके चलता हूं मैं यहाँ पे कंपाउंड के। और आपको बेटा ये याद भी रखने हैं, जो मैं भी एग्जांपल बता रहा हूँ ना, ये एग्जांपल आपको याद रखने हैं। मैं आपसे पूछूंगा, कैसे पूछूंगा? मैं आपसे यही पूछूंगा, पढ़ाते पढ़ाते ही पूछूंगा, और आप अपना आंसर कैसे दोगे? कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपना आंसर दोगे। जैसे कि आप एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। सबसे पहले लेता हूं मिथेन। तो मिथेन क्या होता है हमारे पास? CH4। फटाफट फटाफट मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ ये क्या है? एलिमेंट है, कंपाउंड है? आपका आंसर तुरंत आ जाना चाहिए। ये एलिमेंट एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है। पता कैसे चला ये एक कंपाउंड है? क्योंकि इसमें दो टाइप के एटम अवेलेबल है, कार्बन का एटम अवेलेबल है और हाइड्रोजन का एटम अवेलेबल है। तो ये क्या है? कंपाउंड। आपको याद रखना है मिथेन CH4, इसको मार्श गैस भी बोलते हैं, मार्श गैस। एक और एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, ग्लूकोज। अगर हम ग्लूकोज की बात करेंगे बेटा, तो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगेन ग्लूकोज भी क्या हो जाएगा हमारे लिए? कंपाउंड। अगर हम पूछें यहाँ पे कौन कौन से एटम अवेलेबल है, तो आप बोलोगे कार्बन का एटम अवेलेबल है, हाइड्रोजन का एटम अवेलेबल है, और ऑक्सीजन का एटम हमारे पास अवेलेबल है। इसका मतलब हमारे लिए ग्लूकोज भी क्या हो गया? ग्लूकोज भी एक कंपाउंड हो गया। ठीक है। अगर हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड याद कर लेना, अब याद हो ही जाएगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। H2SO4 कौन कौन से टाइप के एटम अवेलेबल है? आप देख सकते हो, हाइड्रोजन का एटम अवेलेबल है, साथ में सल्फर एटम अवेलेबल है S, और हमारे पास ऑक्सीजन एटम अवेलेबल है। तो बेटा बेसिक डिफरेंस क्या हो गया? बेसिक डिफरेंस ये हो गया, एलिमेंट में सिर्फ सेम टाइप के एटम मिलेंगे, कंपाउंड में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम मिलेंगे। ठीक है। कंपाउंड हमारा क्या होगा? कंपाउंड हमारा हमेशा, कंपाउंड जो है हमारा हमेशा एलिमेंट से मिलके बना होगा। अब यहाँ पे आपके पास आता है गोल्डन पॉइंट, जिसको हम लिखेंगे नोट करके। गोल्डन पॉइंट ये है बेटा, जब भी कंपाउंड की बात करेंगे तो कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस है, इसका मतलब कंपाउंड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे वो सेम होंगे। और कंपाउंड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होता है उसको मैं बोलूंगा यूनिट पार्टिकल। तो आप यहाँ पे नोट करके लिखो, मैं यहाँ पे एक टर्म यूज करने वाला हूँ विच इज नोन एज यूनिट पार्टिकल। तो यूनिट पार्टिकल क्या होगा? किसी भी मैटर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होगा वो होगा यूनिट पार्टिकल। तो यूनिट पार्टिकल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ मैटर। तो मैटर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? अपना यूनिट पार्टिकल। अगर बेटा हम बात करेंगे किस फॉर्म में, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और पर्दे गिरा देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, यही आपका बेस बनाने वाला है, इसको हमें अच्छे से समझना है। तो यूनिट पार्टिकल को मैं थोड़ा रोक देता हूँ। यूनिट पार्टिकल, तो यूनिट पार्टिकल के लिए हमने क्या बोला कि हमारे पास जो मैटर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट पार्टिकल। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, आपने अभी स्टडी की है एलिमेंट की, तो इसका मतलब एलिमेंट के अंदर भी क्या होगा? यूनिट पार्टिकल होगा। एलिमेंट के अंदर भी क्या होंगे? यूनिट पार्टिकल होंगे। तो एलिमेंट के अंदर जो यूनिट पार्टिकल होंगे वो यूनिट पार्टिकल दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? अगर एलिमेंट, ध्यान से सुनो, अगर एलिमेंट हमारा एटॉमिक फॉर्म में है, किस फॉर्म में है? एटॉमिक फॉर्म में।
तो यूनिट पार्टिकल क्या हो जाएगा, एटम। और अगर हमारा एलिमेंट किस फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो यूनिट पार्टिकल हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल। इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लेना इसको, अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा आज, वहां पे काम आने वाला है। फिर से सुनो क्या बोल रहा हूं। हमने क्या करना है, एलिमेंट देखना है, एलिमेंट देखने के बाद एलिमेंट की फॉर्म देखनी है, एलिमेंट हमारा एटॉमिक फॉर्म में है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अगर एलिमेंट हमारा एटॉमिक फॉर्म में है तो यूनिट पार्टिकल क्या हो जाएगा, एटम। और अगर हमारा एलिमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो हमारा यूनिट पार्टिकल हो जाएगा मॉलिक्यूल। इसको समझने के लिए आप कुछ एग्जाम्पल लो। एग्जाम्पल में आपको सपोज कीजिए मैंने आपको दे दिया कार्बन, ठीक है, तो कार्बन क्या होता है, सी। तो कार्बन आप देख सकते हो, कार्बन एक एलिमेंट है। कार्बन क्या, एक एलिमेंट, किस फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में। तो इसका यूनिट पार्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो यूनिट पार्टिकल क्या होगा, यूनिट पार्टिकल होगा एटम। बेटा यूनिट पार्टिकल फिर से समझो। सपोज करो ये मेरे पास एक पेपर है, इस पेपर के ऊपर ये क्या है, कार्बन रखा हुआ है। तो मैंने क्या करा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को निकाला। मैंने क्या निकाला, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को। और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को ही मैंने क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को ही मैंने क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जब इस कार्बन में से आप एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकालोगे तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या बन जाएगा, यूनिट पार्टिकल। और वो यूनिट पार्टिकल क्या होगा, एटम होगा। आपका जो इस पर्टिकुलर कार्बन में से जब आप एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकालोगे तो वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारे पास क्या होगा, एटम होगा। सपोज कीजिए मैंने आपको दे दी हाइड्रोजन गैस, अब मैं गैस चेंज करता हूँ, ऑक्सीजन गैस। ये आपके पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर क्या, ऑक्सीजन गैस है। तो बेटा आपने देखा ऑक्सीजन O2, O2 मतलब एलिमेंट, क्योंकि सेम टाइप के एटम से मिलके बनी है तो क्या हो गई, एलिमेंट हो गई। आपने जब एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकाला, क्या निकाला आपने, स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकाला। तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जब हमारा एलिमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपके पास क्या आएगा, वो O2 का पार्टिकल आएगा। और O2 हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल। समझ में आ रही है कहानी क्या है यूनिट पार्टिकल की। किसी भी मैटर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है उसको हम यूनिट पार्टिकल कहते हैं। यूनिट पार्टिकल जो होता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूँ, यूनिट पार्टिकल की अगर मैं बात करूंगा तो एलिमेंट के केस में यूनिट पार्टिकल मेरा एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि मेरे पास जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अगर मेरा एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में होगा तो यूनिट पार्टिकल क्या हो जाएगा, एटम। अगर मेरा एलिमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा तो यूनिट पार्टिकल क्या हो जाएगा हमारे पास, मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं हम। फटाफट नोट में ही बताना है, इंपॉर्टेंट चीज है तो नोट में ही कवर करेंगे इसको, है ना। यहाँ पे लिखिए पॉइंट नंबर 2, पता नहीं जो भी पॉइंट है नोट में नोट करके ही लिखना है आपको। यूनिट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड इज ऑलवेज मॉलिक्यूल। यहाँ लिखना है हमें, यूनिट पार्टिकल of a compound is always a molecule। तो किसी भी कंपाउंड का जो यूनिट पार्टिकल होगा वो हमेशा क्या होगा, एक मॉलिक्यूल रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है एलिमेंट के रेस्पेक्ट में और कंपाउंड के रेस्पेक्ट में कि मॉलिक्यूल की यूनिट पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूल के केस में तो आपको सोचना ही नहीं है, मॉलिक्यूल सॉरी कंपाउंड के केस में आपको सोचना ही नहीं है। कंपाउंड के केस में तो आपका यूनिट पार्टिकल क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल ही होगा। जैसे कैसे बेटा, इसको समझते हैं। सपोज कीजिए हमने आपको दे दिया ग्लूकोज, ठीक है, हमने ग्लूकोज दिया, ये हमारे पास क्या, ग्लूकॉन डी, आपने देखा होगा ना ग्लूकॉन डी का। तो ये मैं ग्लूकॉन डी का पैक बना देता हूँ। तो ये क्या है, इसके अंदर ग्लूकॉन डी है। तो बेटा सबसे पहले आपने क्या करा, आप देखो कैसे आइडेंटिफाई करते हो, आज मैं फिर से बता रहा हूँ। एक चीज इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है क्योंकि यहीं से आपका बेसिक बनने वाला है। एक बार ये चीज क्लियर हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या करा, आप गए सबसे पहले अपने नैन चुस्कू को लेके और वहां जाके आपने गौर से देखा कि इसके अंदर क्या है। आपने देखा कि इसके अंदर भैया जितने भी पार्टिकल हैं वो सब पार्टिकल C6H12O6 के हैं। इसका मतलब जितने भी पार्टिकल, आपने कोई भी पार्टिकल निकाला हाथ लगा करके जो भी निकाला, हर एक पार्टिकल C6H12O6 का है। फिर आपने क्या कहा, आपने कहा भैया सब तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम है, इसका मतलब ये क्या है, प्योर सब्सटेंस। ये क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस, क्योंकि प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन ही है कि ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल शुड बी सेम। अब फिर आपने क्या करा, आपने कहा एक काम करता हूं, मैं एक पार्टिकल लेके आता हूं। तो आप एक पार्टिकल बड़े प्यार से आपने अपने कोमल कोमल हाथों से एक पार्टिकल को निकाला और देखा ये तो C6H12O6 है।
इसका मतलब इसमें सेम टाइप के आइटम है कि डिफरेंट टाइप के आइटम है। आपने देखा भैया इसमें तो 3 टाइप के आइटम है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तभी दिमाग आपका खनका, अरे एलिमेंट में तो सेम टाइप के आइटम होते हैं। इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये तो है हमारा कंपाउंड। ये क्या है हमारा कंपाउंड। अब जैसे ही ये कंपाउंड है तो आपको याद आ गया कि सन ने बोला है कंपाउंड के केस में हमेशा यूनिट पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल। इसका मतलब अब इस क्या यूनिट पार्टिकल क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। बस ये चीज आपको बेटा समझानी थी, यूनिट पार्टिकल क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। बस इतना ही समझाना है। अभी मैं न्यूमेरिकल करूंगा, वहां पे चीज यूज करने वाला हूं, फिर हम इसको देखेंगे। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मोल। अब मोल क्या होता है, मोल को हमें समझना है कि व्हाट इज मोल, मोल है क्या। सबसे पहले आप यहाँ पे एक छोटी सी विंडो बनाओ और यहाँ पे लिखो नोट करके। अब मैं बार बार प्योर सब्सटेंस वर्ड यूज नहीं करूंगा। अगर मैं बेटा कभी भी बोलता हूं सब्सटेंस, तो सब्सटेंस का मतलब ऑटोमेटिकली वो प्योर सब्सटेंस ही है। तो इसका मतलब अगर मैंने सब्सटेंस बोला है तो सब्सटेंस क्या हो सकते हैं हमारे पास, एलिमेंट भी हो सकते हैं, और सब्सटेंस हमारे क्या हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। समझ में आई आपको बात मैंने क्या बोली। अगर मैं बात करता हूं सब्सटेंस की, तो सब्सटेंस मतलब प्योर सब्सटेंस की ही मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं प्योर सब्सटेंस की बात कर रहा हूं तो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों क्या हो सकते हैं, सब्सटेंस हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पे क्या पॉइंट लिखना है, अगर मैंने बोला है पार्टिकल, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो हमारा एटम भी क्या है, पार्टिकल। मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो मॉलिक्यूल भी क्या होगा मेरा, पार्टिकल। ठीक है। इवन आयन भी क्या होगा, पार्टिकल। बस इसको ध्यान रखना, ये पूरा गेम हम इसी के साथ में पूरा गेम खेलूंगा। अब आओ मोल की। मोल है क्या, अरे आपके पास सब्सटेंस है, आपके पास क्या, बहुत धनी हो, आपके पास क्या है, सब्सटेंस। अब सब्सटेंस का आपको क्या करना है, अमाउंट मेजर करना है। तो सब्सटेंस का अमाउंट मेजर करने के लिए हमने क्या डिफाइन करा है, मोल को। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, व्हाट इज द मोल। तो मोल इज यूज्ड टू डिफाइन द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, बेटा फिर से समझना, एनी सब्सटेंस का मतलब प्योर सब्सटेंस, मतलब एलिमेंट और कंपाउंड। तो किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को डिफाइन करने के लिए आपने क्या यूज करा है, आपने एक टर्म यूज करा है जिसको हम बोलते हैं मोल। अब यहाँ पे पॉइंट ये होता है कि भाई मोल होता क्या है। यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है कि मोल क्या होगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि 1 मोल क्या होता है। 1 मोल of a substance, 1 mole of a substance contain 1 mole of a substance contain as many unit particles, as many unit particles which 1 mole of a substance contain as many unit particles which is equal to number of unit particle या number of unit particles present in 12 ग्राम C12 ग्राम C12 कार्बन आइसोटोप। थोड़ी डेफिनेशन लगेगी कि थोड़ा अजीब सी ये डेफिनेशन है, और अभी जब मैं समझा दूंगा तो समझाने के बाद आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कैसे, मैंने बोला, इसको समझो बेटा, अब मैं जो समझा रहा हूं, मैंने बोला अगर मैं आपको सब्सटेंस का क्या दे दूं, 1 मोल दूं, मैंने क्या बोला, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। सपोज कीजिए आपके पास सब्सटेंस है और सब्सटेंस का कितना है, 1 मोल है। ठीक है। तो 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस कंटेन एज मैनी यूनिट पार्टिकल्स, तो इसके अंदर क्या होंगे, 1 मोल सब्सटेंस के अंदर क्या होंगे, यूनिट पार्टिकल्स होंगे। सपोज कीजिए 1 मोल सब्सटेंस है, उस 1 मोल सब्सटेंस के अंदर क्या है, यूनिट पार्टिकल्स है, यूनिट पार्टिकल्स। अब कितने यूनिट पार्टिकल्स हैं, वो यूनिट पार्टिकल्स हैं दैट इज इक्वल टू, अगर मैंने आपको 12 ग्राम कार्बन दिया, मैंने आपको बोला है, इसको लाइन को बहुत केयरफुली समझने की कोशिश करना, कि द 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस कंटेन एज मैनी यूनिट पार्टिकल
which is equal to unit particle present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन। समझ में आया? यूनिट पार्टिकल प्रेजेंट इन 12 ग्राम कार्बन। अब बेटा देखो, कुछ चीजें आपको क्या करनी है, बहुत ध्यान से सोचनी। कैसे सोचनी है, सुनो। 12 ग्राम मैंने आपको कार्बन दिया, तो कार्बन दिया मैंने, तो कार्बन क्या होगा, एलिमेंट होगा, कंपाउंड होगा। झट झट से आपके दिमाग में आना चाहिए कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है। फिर दूसरा चीज, कार्बन एटॉमिक फॉर्म में कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में? कार्बन हमारा एटॉमिक फॉर्म में है। झट से आपके माइंड में आना चाहिए। आगे माइंड में, अगर कार्बन मेरा एटॉमिक फॉर्म में है तो उसकी यूनिट पार्टिकल क्या होगी? अगर एलिमेंट मेरा एटॉमिक फॉर्म में होता है तो यूनिट पार्टिकल क्या होगा, एटम्स। अब आपको करना क्या है, देखो बड़ा लॉजिकल चीज है। देखो आपने क्या करा, ये आपने एक पेपर लिया, इस पेपर के ऊपर आपने 12 ग्राम कार्बन रखा। क्या कितना रखा आपने, 12 ग्राम कार्बन। और 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने भी कार्बन के एटम प्रेजेंट है आपने उनको गिनना शुरू करा। और आपने जब गिनना शुरू करा तो आपको पता चला, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बढ़ा देता हूं नीचे। हाँ, आपने क्या करा, आपने 12 ग्राम कार्बन लिया। 12 ग्राम कार्बन लेने के बाद आपने इसके एटम्स को गिनना शुरू किया। एटम्स को क्या करा आपने, काउंट किया। एलिमेंट आपने जब एटम को काउंट किया, आपको मिले कितने एटम, 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 23 एटम्स मिले। समझ में आई बात? अभी मैं सिर्फ इस कहानी की बात कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि यूनिट पार्टिकल प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने यूनिट पार्टिकल्स हैं? तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, कार्बन एक एलिमेंट है, एटॉमिक फॉर्म में है, तो कार्बन का जो यूनिट पार्टिकल होगा वो क्या होगा, एटम होगा। इसका मतलब कार्बन के अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल या फिर यूनिट पार्टिकल क्या होंगे, एटम होंगे। जब 12 ग्राम कार्बन के अंदर आपने एटम्स को गिने तो आपको कितने एटम्स मिले, 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 23। इतने एटम्स आपको मिले। तो आपने क्या बोला, आप अगर 1 मोल लेते हो किसका बेटा, 1 मोल ऑफ एलिमेंट का, क्योंकि सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस मैंने अभी आपको पहले बता दिया, सब्सटेंस हमारा एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। अब समझो, अगर मैं आपको 1 मोल देता हूं एलिमेंट का, अब वो एलिमेंट भी किस फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है। तो उस 1 मोल एलिमेंट का जो कि मेरा एक एटॉमिक फॉर्म है, उसके अंदर क्या मिलेंगे, यूनिट पार्टिकल्स। उसके अंदर क्या मिलेंगे आपको, यूनिट पार्टिकल्स। और आपको पता होता है जब एलिमेंट मेरा एटॉमिक फॉर्म में होता है तो यूनिट पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है, ठीक है। तो अब यहां से इसको रिलेट करो। रिलेट क्या कर रहा हूं, अगर मैं आपको एक एलिमेंट का 1 मोल देता हूं, वो एलिमेंट मेरा क्या है, एटॉमिक फॉर्म में है, तो आपको क्या मिलेंगे, उस 1 मोल एलिमेंट के अंदर आपको 6.02 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 23 एटम्स मिलने वाले हैं। समझ में आ रही है बात? फिर से सुनो, फिर से देखो, समझो। अगर मैंने आपको 1 मोल दिया, फिर से मैं आपको 1 मोल किसका दे रहा हूं, एलिमेंट का दे रहा हूं। अब वो एलिमेंट मेरा किस फॉर्म में है, वो एलिमेंट मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो अगर मैं आपको एलिमेंट दे रहा हूं, एलिमेंट का 1 मोल दे रहा हूं, और एलिमेंट आपका किस फॉर्म में है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, तो उस एलिमेंट के 1 मोल के अंदर जो यूनिट पार्टिकल्स होंगे, अगेन अगेन, एलिमेंट अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो यूनिट पार्टिकल्स क्या होंगे, वो होंगे मॉलिक्यूल्स। क्या होंगे वो, हमारे मॉलिक्यूल्स। तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर ऑफ 23 मॉलिक्यूल्स। ये है मोल की डेफिनेशन। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मोल्स की डेफिनेशन है, ठीक है। आगे बढ़ो। अब लास्ट चीज समझो जो इंपॉर्टेंट है। अगर बेटा मैंने आपको 1 मोल दिया किसका, कंपाउंड का, तो किसी भी कंपाउंड के 1 मोल के अंदर कितने यूनिट पार्टिकल्स होंगे, 6.023। 3 भी लगा लो, 3 भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6.023 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर ऑफ 23 मॉलिक्यूल्स। बस मॉलिक्यूल्स, मॉली, ये आपको समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। और यही न्यूमेरिकल में आएगा। अभी मैं बेटा बिल्कुल बेसिक से ही को सब्जेक्ट उठा रहा हूं, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक भी लेक्चर को मिस मत करना, क्योंकि हर एक लेक्चर का किसी दूसरे लेक्चर के साथ लिंक होने वाला है, ठीक है। फिर से समझो, मोल है क्या, सबसे पहले हम समझते हैं मोल क्या है।
तो मोल हमने बोला कि अगर हमें सब्सटेंस के अमाउंट को डिफाइन करना है तो हम किस में डिफाइन करेंगे, मोल्स में डिफाइन करेंगे। किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को हम मोल्स में डिफाइन करेंगे। अब कैसे डिफाइन करेंगे, अगर हम किसी भी सब्सटेंस का आपको 1 मोल देंगे तो वो 1 मोल के अंदर उस सब्सटेंस के यूनिट पार्टिकल्स होंगे। अब कितने यूनिट पार्टिकल्स होंगे, उतने ही यूनिट पार्टिकल्स होंगे जितना 12 ग्राम कार्बन के अंदर यूनिट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो हमने क्या करा, 12 ग्राम कार्बन के अंदर जो यूनिट पार्टिकल्स हैं उनको एक बार गिन लिया और हमने बोला अब आप किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेके आओ, उसके अंदर आपको यूनिट पार्टिकल्स मिलने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ और डिटेल से समझाता हूँ, एग्जाम्पल से, वो जरूरी है अभी आपके लिए, फिर मैं न्यूमेरिकल पे जंप करूंगा। तो बेटा यहाँ पे आप लिख लीजिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम करते हैं। कैसे, देखो, अगर मैं आपको 1 मोल ऑफ अमोनिया देता हूं, अमोनिया गैस, तो मैं आपसे पूछता, तो आप इसको मतलब क्या समझोगे, 1 मोल अमोनिया गैस को आप क्या समझोगे। आपने देखा अमोनिया NH3, NH3 इसका मतलब कंपाउंड, कंपाउंड इसका मतलब यूनिट पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। यूनिट पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। तो आप इसको क्या समझोगे, आप ये समझोगे कि 1 मोल ऑफ अमोनिया कंटेन 6.023 into 10 raised to the power of 23 molecules of ammonia, molecules of ammonia, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, चलो एक और मुझे समझते हैं इसका एग्जांपल से। अगर मैंने आपको 1 मोल ऑफ मैं क्या दे दूं आपको, आयरन देता हूं, 1 मोल ऑफ आयरन, आयरन होता है हमारे पास Fe, 1 मोल ऑफ आयरन देता हूं मैं आपको। अगर मैंने आपको 1 मोल ऑफ आयरन दिया, आयरन किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होता है बेटा, फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है। तो आयरन देखते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये 1 मोल ऑफ आयरन है। आयरन क्या है, एलिमेंट, क्या है, एलिमेंट। अगर ये एलिमेंट है तो सोचना पड़ेगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में कि एटॉमिक फॉर्म में। देख के लग रहा है हमें हमारा जो आयरन है वो किस फॉर्म में है, वो हमारा आयरन है अवेलेबल एटॉमिक फॉर्म में। किस फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में। ठीक है, अगर एटॉमिक फॉर्म में तो यूनिट पार्टिकल क्या होता है, एटम्स होता है। तो आप इसका क्या समझोगे कि 1 मोल ऑफ आयरन कंटेन 6.023 into 10 raised to the power of 23 atoms of iron, atoms of iron मतलब atoms of Fe। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं हम। मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस, ये हो गया यहाँ पर क्लोरीन गैस हो गई। ठीक है, अगेन आपने देखा Cl2, Cl2 एलिमेंट, एलिमेंट है तो देखना पड़ेगा एटॉमिक फॉर्म है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म है, मॉलिक्यूलर फॉर्म है। और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म है तो फिर चेक, तो फिर तो पता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में अगर एलिमेंट होता है तो यूनिट पार्टिकल क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। तो सिंपल सा मतलब क्या हो गया इसका, 1 मोल ऑफ Cl2 contain 6.023 into 10 raised to the power of 23 molecule of Cl2, molecule of Cl2। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, समझ में आया बेटा, इस तरीके से हमें यूज करना है मोल को। अब यहाँ पे आप एक और पॉइंट लिख लेते हैं, गोल्डन पॉइंट में लिखवा देता हूँ, जो 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 23 होती है, इसको हम बोलते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट, या एवोगाड्रो नंबर लिख लो, एवोगाड्रो नंबर, इसको हम क्या बोलेंगे, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ बेटा, इसको ना बॉक्स में बंद भी कर देता हूँ, दिस इज एवोगाड्रो नंबर। ओके, ये हो गया हमारे पास 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 23 को हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। और इसको बेटा हम Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Na से रिप्रेजेंट करने वाले। चलो अब एक काम करो फटाफट, अब आ जाओ न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में पहला न्यूमेरिकल कौन करेगा, कौन करेगा, मैं ही हूं, और कौन करेगा, मुझे करना पड़ेगा। देखो क्या है, अच्छा, तो यहाँ पे आपको कुछ न्यूमेरिकल वाला पार्ट कराना पड़ेगा। एक बार बेटा कुछ फॉर्मूले लिखवाने पड़ेंगे, फॉर्मूले नोट कर लो, वो यूज होने वाला है। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर वन, फॉर्मूला नंबर वन ये है बेटा, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस कंटेन Na यूनिट पार्टिकल, Na यूनिट पार्टिकल्स।
कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर Na यूनिट पार्टिकल्स होंगे। पहले सब्सटेंस देखो, सब्सटेंस देख के ही आपको यूनिट पार्टिकल का पता चलेगा। अगर सब्सटेंस एलिमेंट है तो उसकी फॉर्म देखो, एटॉमिक फॉर्म है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म है, तभी यूनिट पार्टिकल पता चलेगा। अगर सब्सटेंस आपका कंपाउंड है तो यूनिट पार्टिकल हो जाएगा मॉलिक्यूल। ठीक है, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर Na यूनिट पार्टिकल है बेटा। ठीक है, इन केस अगर आपके पास सपोज करो ये आपके पास क्या है, सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस के अंदर सपोज करो x यूनिट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, x यूनिट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, x यूनिट पार्टिकल प्रेजेंट है। आपसे पूछा गया है कि बताइए इसके अंदर सब्सटेंस के कितने मोल्स अवेलेबल हैं, सब्सटेंस के कितने मोल्स अवेलेबल हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू total number of unit particles, total number of unit particles divided by Avogadro number Na। ये फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, और इसमें याद भी क्या करना है, ये तो आपको मेरे ख्याल से अब तो याद हो भी चुका हो। फिर से समझो क्या है, इसको बेटा इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस कंटेन Na यूनिट पार्टिकल। ओके, तो वन यूनिट पार्टिकल कंटेन 1/Na मोल, तो x यूनिट पार्टिकल कंटेन xy/Na मोल। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालने हैं तो कैसे निकाल सकते हो, उस सब्सटेंस के जितने भी आपको यूनिट पार्टिकल्स गिवन है उन यूनिट पार्टिकल्स को आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे एवोगाड्रो कांस्टेंट से। इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.023 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, क्वेश्चन में बेटा अगर आपको एवोगाड्रो कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है तो आप वही यूज करोगे। इनकेस अगर क्वेश्चन में एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू गिवन नहीं है तो क्वेश्चन का आप डेटा देख के ही इसकी वैल्यू सेलेक्ट करो, क्योंकि समटाइम्स हम 6 इंटू 10⁻23 भी यूज कर लेते हैं, समटाइम्स हम 6.02 इंटू 10⁻23 भी यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है आपको वो यूज करनी है। अगर क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, आपको डेटा देखना है, डेटा देख के आप ऐसा वैल्यू सेलेक्ट करोगे जिससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाए, कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाए। तो ये हो गया आज हमारा, दिस इज फॉर्मूला नंबर 1। क्या है फॉर्मूला नंबर 1, अगर हमें सब्सटेंस के यूनिट पार्टिकल्स गिवन है और हमसे अगर वो बोलता है कि कैलकुलेट करो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस, तो हम क्या करेंगे, जो भी सब्सटेंस के यूनिट पार्टिकल्स हैं उसको हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। अब फटाफट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे, फटाफट रीड करो, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, मैं 5 तक टाइम दे रहा हूं, 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या है बेटा, फ्रॉम 1 मोल सैंपल ऑफ आयरन इफ 12.04 इंटू 10⁻23 एटम्स आर रिमूव्ड। कितने कितने एटम्स को हमने रिमूव करा है, हमने रिमूव करा है 12.04 इंटू 10⁻23। एक काम करो बेटा, कुछ 22 करो इसको, 22 एटम्स आर रिमूव, देन रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स बताइए, देन रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स। है क्या क्वेश्चन, देखो आपके पास एक ये सैंपल है, ये क्या है हमारे पास सैंपल, और इस सैंपल है किस चीज का, आयरन का। आयरन को हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकली Fe से, Fe क्या रिप्रेजेंट होता है, आयरन। अब आपके पास आयरन के कितने थे, 1 मोल थे। आयरन के कितने मोल थे, 1 मोल आपके पास थे। आपने क्या करा है, इस सैंपल में से कितने एटम्स को आपने रिमूव कर दिया, 12.04 इंटू 10⁻22 एटम्स को आपने क्या करा है, रिमूव करा है। ठीक है, और आपने पूछा है कि रिमूव करने के बाद अब बताओ इस सैंपल में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स क्या है रिमेनिंग, ये आपका क्वेश्चन है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ रिमेनिंग मोल, नंबर ऑफ रिमेनिंग मोल्स। तो बेटा इनिशियल मोल्स कितने हैं, 1 मोल्स। उन 1 मोल्स में से आपने कितने एटम को, एटम्स आपने क्या करें, कितने एटम्स आपने रिमूव करें वो माइनस कर दो। तो 12.04 इंटू 10⁻22 एटम्स।
अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब भी हम क्या करते हैं, क्वांटिटी का एडिशन करते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं, हमेशा उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आप मोल्स में से एटम्स को सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्या तो आप मोल्स को एटम में चेंज करो या फिर एटम को मोल्स में चेंज करो। अब देखो हमारे लिए कन्वीनियंट क्या, हम वो देखेंगे। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिमेनिंग मोल्स निकालना है, मतलब हमें आंसर अपना किस में चाहिए, मोल्स में चाहिए। तो हमारे लिए कन्वीनियंट क्या है कि हम इस नंबर ऑफ एटम्स को क्या करें, मोल्स में कन्वर्ट कर लें, कन्वर्ट इनटू मोल्स। अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, क्या फॉर्मूला बताया है, अगर आपके पास नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल्स गिवन है, ठीक है बेटा, देखो ये जो Fe के एटम्स हैं, बेसिकली देखा जाए तो Fe के यूनिट पार्टिकल्स ही हैं। क्यों पार्टिकल है, यूनिट पार्टिकल, क्योंकि Fe क्या है, एलिमेंट, किस फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में, तो यूनिट पार्टिकल क्या होगा, इसका एटम होगा। तो 12.04 इंटू 10⁻⁻²2 एटम्स, अगर बोले ना बोलो, आप मान सकते हो कि ये Fe के क्या यूनिट पार्टिकल्स हैं, यूनिट पार्टिकल्स हैं। यूनिट पार्टिकल्स अगर गिवन होते हैं तो आपको ये मोल में कन्वर्ट करना है, तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया, नंबर ऑफ एटम को आप किससे डिवाइड करो, एवोगाद्रो नंबर से, दैट इज Na, द वैल्यू ऑफ Na इज 6.02 इंटू 10⁻23। ओके, तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 1 मोल माइनस 12.04 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय Na इज 6.02। अब मैं यहाँ पे Na की वैल्यू 6.023 यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपनी कैलकुलेशन क्या बनाना है, इजी बनाना है, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, मोल्स में। जैसे ही मैंने Na से डिवाइड करा, ये पूरी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, मोल्स में कन्वर्ट हो गई। अब आप मोल्स में से मोल्स को सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, सेम यूनिट है, समझा नहीं ना बात। अगर मैं बोलूं कि 10 सेंटीमीटर में से आप 1 सेंटीमीटर माइनस कर दो, आप इजिली माइनस कर दोगे, आंसर इज 9 सेंटीमीटर। पर अगर मैं आपको बोलूं कि 10 इंच में से 1 सेंटीमीटर माइनस करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट का कन्वर्जन करना पड़ेगा। कैसे, क्या तो इंच को आप सेंटीमीटर में चेंज करो या फिर सेंटीमीटर को इंच में चेंज करो, दोनों को सेम यूनिट में लेके आओगे तभी आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2/10 आ जाएगा बेटा। तो 1 माइनस 2/10 आ जाएगा, क्योंकि ये पावर 22 है, यहाँ पे पावर 23 है। तो ये 6.02, 12.04 को 2 टाइम्स कैंसिल कर देगा, 2/10 मोल्स। सॉल्व करो आगे इसको, 1 माइनस 0.2 मोल्स, इसका मतलब व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 0.8 मोल्स। सो व्हाट इज द आंसर, आंसर मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, आंसर है 0.8 मोल्स। सिंपल क्वेश्चन है, और बेसिक क्वेश्चन यही होते हैं, इसी से आपका क्या बनेगा, बैकबोन बनने वाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए 5 मोल ऑफ C6H12O6। तो समझ जाओ बेटा, ये क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपको गिवन है। तो आपसे पूछा गया है कि ग्लूकोज के अगर मैं 5 मोल्स आपको दूंगा, तो ग्लूकोज के 5 मोल्स के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है, ये आपको बताना है। आप देखो, आपके पास ग्लूकोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज के बेटा कितना अमाउंट आपको गिवन है, 5 मोल्स गिवन है। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 मोल के अंदर क्या होते हैं, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कंटेन Na यूनिट पार्टिकल, Na यूनिट पार्टिकल्स। अब यहाँ पे आपका रोल शुरू होगा कि ग्लूकोज मतलब C6H12O6। तो बेसिकली ग्लूकोज क्या होता है, कंपाउंड होता है, कंपाउंड का यूनिट पार्टिकल क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूल्स होगा। तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो कि 1 मोल ऑफ C6H12O6 कंटेन Na molecule ऑफ C6H12O6। ठीक है, तो इसका मतलब ग्लूकोज के आपको 5 मोल गिवन है, इस 5 मोल के अंदर क्या होंगे, 5 Na, एक मोल के अंदर Na मॉलिक्यूल्स हैं, तो 5 मोल के अंदर कितने आ जाएंगे, 5 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, 5 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। अब बेटा यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अगर यहाँ हम ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने एटम है, मतलब एटोमिसिटी, जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया है, व्हाट इज एटोमिसिटी,
नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल है वो कितने एटम से मिलके बना है? ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 6 कार्बन से मिलके बना है, 12 हाइड्रोजन से मिलके बना है और 6 ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो टोटल एटम अगर मैं निकालूं इन वन मॉलिक्यूल, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंटेन, कितने एटम हो जाएंगे बेटा? 24 एटम्स। हम ये नहीं पूछ रहे कि 24 एटम्स में कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना, हम ये पूछ रहे टोटल कितने एटम है? 24। तो इसका मतलब बेटा एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर 24 एटम्स हैं तो 5 एन मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम हो जाएंगे? ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट कितना आ जाएगा हमारे पास? आपने क्या करना है, एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर 24 एटम है तो 5 Na मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हो जाएंगे? 5 Na इंटू 24 एटम। ठीक है, एटम्स। तो ये आ जाएगा आपके पास 120 Na एटम्स। Na की वैल्यू पुट करो तो करो, नहीं करना है मत करो, क्योंकि आपको ऑप्शन में गिवन नहीं है। आपको ऑप्शन में अगर ये Na के टर्म्स में भी आंसर हो सकते थे आपके ऑप्शंस, या फिर Na की वैल्यू पुट करके भी हो सकते थे। तो ठीक है, तो हमारा है इस क्वेश्चन का आंसर की अगर हम बात करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 120 Na एटम। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 120 Na की वैल्यू लिख सकते हो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम। दोनों आंसर आपके सही है। ठीक है, यहाँ आपको समझना क्या है, यहाँ आपको ये समझना है कि ग्लूकोज का आपको 5 मोल गिवन था। तो ग्लूकोज के एक मोल के अंदर क्या होते हैं? Na यूनिट पार्टिकल्स होते हैं। तो ग्लूकोज है क्या? कंपाउंड है। कंपाउंड के लिए जो यूनिट पार्टिकल होगा मॉलिक्यूल होगा। इसका मतलब ग्लूकोज के एक मोल के अंदर Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज के 5 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज होंगे? 5 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज होंगे। फिर हमने देखा ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने एटम है? 24। तो ग्लूकोज के 5 Na मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स होंगे? 5 Na इंटू 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अब आपको पहले यहाँ पे नोट करके कुछ चीजें लिखवानी पड़ेंगी, वो इंपॉर्टेंट है, नोट है। दिस इज द इंपॉर्टेंट। अगर बेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्या क्या गिवन है? ग्राम एटम, या फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ग्राम मॉलिक्यूल, या फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ग्राम आयन, ग्राम आयंस, तो समझ जाओ बेसिकली वो क्या बोल रहा है? मोल्स बोल रहा है। किसकी बात कर रहा है? मोल्स, मोल्स की बात कर रहा है। बस ये आपको नोट करके लिखना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के अगर क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है ग्राम एटम, या फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ग्राम मॉलिक्यूल, या फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ग्राम आयन, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है मोल्स की। किसकी बात कर रहा है? मोल्स की। दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझो। In 2.5 ग्राम मॉलिक्यूल सैंपल ऑफ CH3COOH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, CH3COOH, इसको क्या है? एसिटिक एसिड बोलते हैं। आपसे क्या पूछा गया है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और पूछा गया है ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, और पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ एटम। तो आई थिंक ये क्वेश्चन कराने की जरूरत है, या फिर आप लोग कर सकते हो। अगर मैं आपको इसको होमवर्क में दे दूं, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हो। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन करके भी इसका आंसर भेज सकते हो। ठीक है, आपको सिर्फ मैं हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन में, क्योंकि लेक्चर बेटा ये थोड़ा बड़ा हो गया है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ। हिंट क्या है? इन अ 2.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH सैंपल आपको गिवन है। तो डायरेक्टली उसने आपको क्या दे दिया है? डायरेक्टली उसने आपको दे दिया है 2.5 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। डायरेक्टली उसने ये आपको दे दिया। ये चीज आपको समझनी है। समझ में आ गया? 2.5 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड उसने दे दी। चलो मैं करा ही देता हूं फटाफट। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए बेटा? 2.5 मोल्स ही हो गए। दूसरा वो आपसे पूछ रहा है ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज अ पार्ट 1। पार्ट 2 पे देखो, उसने आपसे पूछा ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन।
ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हो गया मोल ऑफ हाइड्रोजन। ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है, वो आपसे पूछ रहा है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। बेटा यहां देखो, एसिटिक एसिड के आपको कितने मोल गिवन है, 2.4 2.5 मोल ऑफ एसिटिक एसिड गिवन है। ठीक है, अब यहां आपको समझना है, समझना क्या है, यहां समझा देता हूं मैं आपको। जो एसिटिक एसिड होता है, उस एसिटिक एसिड का आप देखो, यहां पे ध्यान से देखो, एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन एटम की रिक्वायरमेंट है, 3+1, मतलब 4 हाइड्रोजन एटम की रिक्वायरमेंट है। 4 हाइड्रोजन एटम की रिक्वायरमेंट है एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो एसिटिक एसिड के 2.5 मोल बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन के मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी, 2.5 इंटू, दिस इज द आंसर, मोल्स ऑफ एच, मोल्स ऑफ एच, एच मतलब हाइड्रोजन। तो आपको क्या करना है, आपने देखा कि एसिटिक एसिड का आपको 2.5 मोल्स गिवन था, उस एसिटिक एसिड के 2.5 मोल्स को बनाना है आपको। कैसे बनाओगे, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला देखा, CH3COOH, मतलब कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए और आपको ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, फिर आपने क्या देखा, आपने देखा कि एसिटिक एसिड का जब आप एक मॉलिक्यूल बनाते हो, एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको 4 हाइड्रोजन एटम की रिक्वायरमेंट है, 4 H एटम्स आर रिक्वायर्ड। अगर एसिटिक एसिड के आप 2.5 मोल्स बनाना चाहते हो, तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, 2.5 इंटू 4, 2.5 इंटू 4, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 10 मोल्स। आपसे पूछा गया बेटा टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, टोटल मोल आपके पास कितने, हिंट है, बाकी बेटा आपको सॉल्व करना है खुद। टोटल नंबर ऑफ एटम आपको निकालने, चलो मैं थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे नीचे पर्दा गिराना ही पड़ेगा मुझे यहाँ पे। चलो इतना स्पेस है हमारे पास, हमें क्या निकालना है, टोटल एटम्स निकालने हैं। तो बेटा टोटल एटम्स आप कैसे निकाल सकते हो, एसिटिक एसिड के आपको टोटल मोल्स कितने गिवन है, 2.5 मोल्स गिवन है। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन की तरह बन गया ये क्वेश्चन पूरा का पूरा। तो 2.4 मोल्स गिवन है। एसिटिक एसिड है क्या, कंपाउंड है, कंपाउंड है तो कंपाउंड का यूनिट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होगा। अगर सब्सटेंस का एक मोल गिवन होता है तो उसके अंदर कितने यूनिट पार्टिकल्स होते हैं, Na यूनिट पार्टिकल्स होते हैं। अब आपको सब्सटेंस आपको पता चल गया, सब्सटेंस आपका कंपाउंड है, तो यूनिट पार्टिकल आपका क्या होगा, मॉलिक्यूल, मतलब एक मोल एसिटिक एसिड के अंदर Na मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड होंगे। तो 2.5 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड के अंदर कितने बेटा मॉलिक्यूल्स होंगे एसिटिक एसिड के, 2.5 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COOH। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एसिटिक एसिड का जब आप एक मॉलिक्यूल बना रहे हो तो टोटल कितने एटम्स की रिक्वायरमेंट है, एक कार्बन की, 4 हाइड्रोजन की, कार्बन बेटा 2 रिक्वायरमेंट है, 2 कार्बन की, 4 हाइड्रोजन की और 2 ऑक्सीजन की। तो टोटल कितने एटम्स की रिक्वायरमेंट है, एटोमिसिटी निकालनी है। टोटल एटम्स कितने आ गए हमारे पास, टोटल एटम्स हमारे पास आ गए हैं 2 + 4 6 + 2 8, टोटल एटम्स कितने हो गए 8। तो आपसे ही पूछा गया टोटल नंबर ऑफ एटम्स, आपके पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2.5 Na मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब एटम्स निकालना चाहोगे तो आपको यहाँ पे 2.5 Na को एटोमिसिटी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एटोमिसिटी कितनी है, 8 एटम्स, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो यह मैंने आपको ये पूरा क्वेश्चन मैंने करा दिया, मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर भी लिख देता हूँ मैं, 2.5 Na इंटू 8 एटम्स, आंसर मैंने आपको दे दिए। ठीक है, क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं IIT JEE में, नहीं आते, नीट में नहीं आते। दिक्कत क्या है, जब आप आगे का पार्ट पढ़ोगे तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसलिए अभी से हमें अपने बेस को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बना के चलना है, ताकि आगे हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के लिए आपका होमवर्क आ गया है, ये है आपका होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं, मैं आपको इसका एक काम करता हूं, आंसर दे देता हूं, इसका आंसर क्या होगा, दिस इज द आंसर, दिस वन इज करेक्ट। आंसर ये हुआ 9.6 इंटू 10⁻⁴। अच्छा, दोनों ऑप्शन बी ऑप्शन सी सेम टाइप होगा मुझसे, इसको हटा देते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
तो बेटा आप ये देखिए, आपसे पूछा गया है टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन 5 ग्राम आयंस ऑफ CO3। बेसिकली हिंट के लिए एक लाइन लिखवा देता हूँ। हिंट क्या है, आपको जो कार्बोनेट आयन है उस कार्बोनेट आयन का बेसिकली आपको मोल्स गिवन है। कितने मोल्स गिवन है? 5 मोल्स गिवन। आपसे पूछा गया है टोटल द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट पूछा गया है। आप ये देख लो, कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल के ऊपर कितना चार्ज है। गलती मत करना, चार्ज की वैल्यू अगर हम बात करते हैं चार्ज प्रेजेंट ऑन वन आयन ऑफ CO3 -2, एक कार्बोनेट आयन पे कितना चार्ज प्रेजेंट है? 2 का। गलती, 2 का नहीं, 2e का चार्ज प्रेजेंट है। व्हाट इज ई? ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये लिखा हुआ कूलम, इसको मैं सी लिख देता हूँ। इतना चार्ज प्रेजेंट है, एक आयन के ऊपर इतना चार्ज प्रेजेंट है। आपको मोल्स गिवन है, एक मोल्स के अंदर कितने आयन होंगे? Na आयंस होंगे। तो 5 मोल्स के अंदर कितने आयन होंगे बेटा? 5 Na आयंस होंगे। ठीक है, एक आयन के ऊपर चार्ज कितना है? इतना। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? चलो मैं करा ही देता हूं। टोटल चार्ज हो जाएगा हमारा 5 Na की वैल्यू पुट कर देते हैं हम 6। चलो 6 इंटू 10⁻⁻23 ले लेता हूं मैं। 6 बेटा ले ले रहा हूं तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 6 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सॉरी, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, गलती हो गई। हाँ, इसको बेटा सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने पे आपका जो आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा 9.6 इंटू 10⁻⁵ कूलम। ठीक है, यहाँ पे हिंट क्या है? हिंट देखो बेटा, दिक्कत क्या है, आपको यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी। अगर आपको क्या गिवन है, अगर आपको ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल या फिर ग्राम आयन, अगर ये चीज आपको गिवन है तो आप समझ जाओ कि आपको मोल्स गिवन है। जैसे ही आपको मोल्स पता चल गए तो अब आप निकाल सकते हो यूनिट पार्टिकल्स कितने होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक मोल्स के अंदर कितने यूनिट पार्टिकल्स होंगे वो डिपेंड करेगा सब्सटेंस के टाइप पे कि सब्सटेंस हमारा कौन सा है। जैसे ही हमें यूनिट पार्टिकल पता चल गया, हमने हमें अपने क्या करा, टोटल मोल्स के अंदर कितने यूनिट पार्टिकल होंगे हमने वो निकाला, और फिर क्वेश्चन में आपसे जो कुछ पूछ रहा है वो सब आप। तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 2। फटाफट इसको क्वेश्चन को, आज जो मैंने कराया इन क्वेश्चन को आप दोबारा फिर से करोगे, एक बार खुद से करोगे, लेक्चर को एक बार रिवाइज करोगे। कल मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 3 में। जब तक आप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। ठीक है, 1 और 2 आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ये आपका होमवर्क वाला पार्ट है। चलिए, ओके, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। दिस इज द क्लास, नेक्स्ट क्लास हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 3। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर वंस अगेन, बाय बाय।